गुड इवनिंग क्लास 11th। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज और मैंने तो पढ़ाया था आपको हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में मैंने आपको पढ़ाई मोलर हीट कैपेसिटी, मैंने आपको पढ़ाई सिंपल हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको पढ़ाई है ना। आगे टॉपिक में बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस आपने 9th क्लास में ही पढ़ी हुई हैं, तो क्लास 9th की डेफिनेशन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सही है। अब जैसे डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था हमने। लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब है अगर आपके केमिकल रिएक्शन के सारे केमिकल प्योर स्टेट में अवेलेबल हो, मतलब आपने जो केमिकल लिया है वो क्या है, बिल्कुल 100% प्योर हो, और केमिकल रिएक्शन का प्रेशर 1 बार हो, तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी में चेंज होता है, जो हम लिखते हैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या बोलोगे, इसको डिफाइन करोगे? Enthalpy change of a reaction when all chemicals are in pure state at 1 bar pressure। सही है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला होगा वही है। डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखोगे तो फॉर्मूला होगा वही है, एंथैल्पी सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सेम फॉर्मूला है, बट नई चीज क्या जुड़ गई, आपके केमिकल्स क्या होने चाहिए, पूरे प्योर स्टेट में होने चाहिए, और प्रेशर शुड बी 1 बार। ओके, अब ये सेकंड डेफिनेशन है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग। और आगे क्या लग गया, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल केमिकल सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। आपका जो 1 मोल केमिकल सब्सटेंस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड में चेंज होने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज चाहिए, मतलब कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको मेल्ट करने के लिए 1 मोल को लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन जानती हो, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है, सही। तो क्या लिखोगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू प्योर लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के लिए क्या करोगे, आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। रिएक्शन क्या करेगी, मेल्ट केमिकल को मेल्ट करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कंडीशंस क्या होंगी, डेल्टा एच इक्वल पॉजिटिव। अब जैसे एक और चीज, अगर मैं डेल्टा एच नॉट लिख दूं यहाँ, तो ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नॉट लगते ही क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड वर्ड लगते ही क्या चीज जुड़ जाएगी, एट 1 बार प्रेशर। जहां भी स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ जाए वहां आपको 1 बार प्रेशर लगा देना है आंख बंद करके। तो आप क्या बोलोगे, डेड नॉट लगते ही, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू प्योर लिक्विड एट 1 बार प्रेशर। सही है नहीं सिलेबस में, बट बता दिया मैंने आपको। सेम देखो, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। तो आप लिखोगे व्हेन 1 मोल लिक्विड चेंज इनटू वेपर देन एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड डेल्टा एच वेपोराइजेशन। या आप इसको क्या बोल सकते हो, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि आपने 1 मोल लिया इसलिए मोलर लगाना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर डायरेक्टली। तो आप क्या बोलोगे, when 1 mole solid change into vapor at constant temperature and 1 bar pressure, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। अब आपको स्टैंडर्ड हटाना है यहाँ से, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, ये 1 बार प्रेशर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही फॉर्मेशन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल केमिकल सब्सटेंस फॉर्म। कोई भी केमिकल सब्सटेंस का जब 1 मोल फॉर्म होगा, तो 1 मोल फॉर्म होने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होगा
उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन। ये काम आएगा भी आपके, ये जो डेफिनेशन है सारी आगे काम आने वाली है आपके 12th में। और जब भी कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, मैंने 4th चैप्टर में पढ़ाया आपको बॉन्डिंग वाले में, जब भी कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है और केमिकल कंपाउंड के फॉर्म होने से अगर एनर्जी बाहर निकलती है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है, तो आपका कंपाउंड स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और अगर कंपाउंड के फॉर्म होने पर डेल्टा एच पॉजिटिव हुई, आपका बॉन्ड वीक होता है। तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल है अनस्टेबल है, तो सिंपल तरीका है, अगर उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव है तो स्टेबल होगा, और फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो अनस्टेबल होगा। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन से आपकी थर्मोडायनेमिक्स की मेरे अकॉर्डिंग लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, ईजिली समझ में आ भी जाती हैं, आप बना सकते हो, क्योंकि 9th का ही कॉपी करा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपके छोटी छोटी 2 डेफिनेशन हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका है राइट हैंड साइड वाला हेस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन। ये आपके 11th में भी काम आने वाला है और ये आपके 12th में भी काम आएगा। 12th का एक चैप्टर है और चैप्टर का नेम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ये काम आएगा आपके, और एक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ध्यान से देखिए क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बट देखिए 10th में हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। एक्सो में हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के साथ अगर हम उस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू को भी लिख दें, डेल्टा एच मतलब हीट चेंज ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। आपने केमिकल रिएक्शन लिखी और रिएक्शन के साथ साथ क्या लिख दिया, आपने डेल्टा एच की वैल्यू लिख दी, तो इस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सही है। अगर आप ये नहीं लिखोगे डेल्टा एच की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल अ केमिकल इक्वेशन। हम बोलते हैं ना केमिकल इक्वेशन लिखी, तो ये लिखते हैं। अगर डेल्टा एच की वैल्यू भी साथ लगा दी आपने उसके, तो इसको आप क्या बोलोगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मो का मतलब होता है हीट एनर्जी, और लिखना किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ लिखना। तो सिंपल डेफिनेशन है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with the value of delta H reaction is called thermochemical equation। आने के चांस नेगेटिव, अभी नहीं, कभी नहीं पूछेगा, मुझे लगता नहीं पूछेगा। ये काम कर देखिए, कांस्टेंट हीट समेशन लॉ। हैस ने एक लॉ दिया। हैस बोलता है कि दुनिया की जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो। जैसे आपने कहा ये CH4 को बर्न करा आपने, CO2 फॉर्म हुआ, H2O बना, ये तो क्या हुई, सिंगल स्टेप में होने वाली केमिकल रिएक्शन। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो मल्टीपल स्टेप में होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5, इवन कभी कभी तो जब आप MSc अगर मौका मिला पढ़ने का केमिस्ट्री में, तो कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं 20 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। 11th में एक चैप्टर आएगा आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन पढ़ोगे आप, वो रिएक्शन आपकी 10 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो हैस बोलता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन बहुत सारी स्टेप्स में कंप्लीट हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, पहले डेफिनेशन बाद में बोलूँगा ना। सपोज ए केमिकल है और ए कन्वर्ट हुआ केमिकल रिएक्शन से डी में। ए से क्या बना, डी, और ए से डी बनता है डिफरेंट स्टेप्स में। पहले बना ए से बी, फिर बना बी से सी, फिर बना सी से डी। तो ए से स्टार्ट होगी, कहाँ एंड हुआ, डी। अब ये केमिकल रिएक्शन की स्टेप नंबर 1, ये 2 और ये 3। स्टेप नंबर 1 की एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, स्टेप नंबर 2 की एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2, स्टेप नंबर 3 की एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3। तो हैस बोलता है अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो, उस कंडीशन में जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, उस ओवरऑल रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होती है, वो ईच स्टेप में होने वाले एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होती है। ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसी को बोलते हैं हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मतलब ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, इसका पूरा एंथैल्पी चेंज ईच स्टेप के एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होता है। अब आप अपने स्टेटमेंट में बना के लिख सकते हो जो आपको लिखना है। ये
बहुत काम का लॉ है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं 11th की तो बात करता ही नहीं, मैं बात करता हूँ 12th की सीधा, क्योंकि 11th और 12th एक दूसरे से अटैच क्लास है। 11th नहीं आई तो 12th फिर आ ही नहीं सकती। कुछ भी कर लीजिए, सर पटकिए, कुछ भी करिए, अगर 11th नहीं आती है तो 12th में कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं सारी चीज़ें जो बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये समझना मैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। ये 12th में इंपॉर्टेंट है ना। तो लॉ क्या है? इफ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस in more than one steps, then its reaction enthalpy is the sum of enthalpy of each step। ये लिखा हुआ है, क्लियर? इसको बोलते हैं हेस लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए बेटा, हेस लॉ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन आता है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब अगर हेस लॉ को देना है एग्जामिनेशन में एग्जामिनर को, तो न्यूमेरिकल देगा, और ये न्यूमेरिकल 12th को लिंक करता है, इसलिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, प्लस माइनस ही करना है। देखिए न्यूमेरिकल देखो आप क्या बोलता है, ये आपको ये 2 इक्वेशन मेंशन है। मतलब ये है आपके पास ये मेन केमिकल इक्वेशन है, ये मेन केमिकल इक्वेशन, और आपसे बोलता है इस मेन केमिकल इक्वेशन की डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशन। ये आपको लिख के देगा क्वेश्चन पेपर में, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सही है? आपको इक्वेशन 1 और 2 लिखा हुआ मिलेगा वहां, और आपको बोलेगा इन दोनों की हेल्प से इस इक्वेशन की डेल्टा एच कैलकुलेट करिए। क्लियर? क्वेश्चन आता है हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। अब पहले इसको देखिए, इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से प्लस माइनस करना है आपको कि आपको ये इक्वेशन मिल जाए। थोड़ा टफ लगेगा लेकिन कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। देखिए इन दोनों को इस तरीके से करना है, या तो इसमें से इसको प्लस करिए या माइनस करिए, कुछ ऐसा करिए प्लस माइनस इन दोनों को कि आपको ये इक्वेशन मिले। अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा लिखता हूं यहां सॉल्यूशन में, है ना? ये C प्लस O2 एरो साइन CO2, ये सब रफ में करना होता है। इक्वेशन नंबर 2 CO प्लस हाफ O2 एरो साइन CO2। अब देखो बेटा यहाँ, अब ध्यान से, मुझे C चाहिए है या मुझे हाफ O2 चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा इसको, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने ये प्लस करा तो O2 एंड हाफ O2 क्या हो जाएगा? 3/2 O2। बट हमें कितना चाहिए? ओनली हाफ O2। तो अब पहला हिंट तो आपको यही दे देगा यहाँ, मुझे चाहिए हाफ O2, बट अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3/2 O2। लेकिन अगर मैं माइनस करके देखूं तो, अगर मैं माइनस करता हूं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, ये 1 में से क्या करा? 2 को माइनस करा, तो O2 में से हाफ O2 माइनस हुआ, तो क्या बचेगा? हाफ O2। करके दिखा रहा हूं मैं, है ना? तो अगर ये मैं माइनस करता हूं तो कटा, क्या हो जाएगा? हाफ O2। C में से CO तो माइनस हो नहीं सकता है, CO2 से CO2 कट, ये एरो लगाता हूं। C यहां, अगर ये यहां कट नहीं हो रहा है तो आप इसको उठा के यहां लिख सकते हो, ये केमिस्ट्री का रूल है। अगर जो वैल्यू, जैसे इसमें से CO को माइनस करना है और CO माइनस नहीं होता है यहाँ, तो ये इस माइनस वाले को उठाकर आप यहाँ लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ कोई केमिकल हो, नीचे कोई केमिकल हो, यहाँ कट नहीं हो तो उसको उठाकर यहाँ लिख सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो। तो CO को उठाकर मैं कहाँ लिख सकता हूँ? इस साइड में। तो बन रहा है केमिकल इक्वेशन, देखो C प्लस हाफ O2 एरो साइन CO। तो क्या करने में बना इक्वेशन? ये करने में बना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आप क्या लिख दोगे? डेल्टा H रिएक्शन इक्वल डेल्टा H इक्वेशन 1 माइनस डेल्टा H इक्वेशन 2। क्यों करा मैंने ये? क्योंकि ऐसा करने में मुझे वापस ये रिएक्शन मिल रही है। ये माइनस कराया मैंने, ये माइनस, ये तो इससे कट गया पूरा, इससे हाफ O2 बचा। अब ये और ये नहीं कट रहा है तो इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ उठा के रख दिया, है ना? तो जब डेल्टा एच इक्वेशन 1 कितना है? माइनस 393.5 माइनस माइनस 283। ओके, क्या बन जाएगा ये? माइनस 110.5 kJ पर मोल। ऐसे निकालते हुए ये है हेस लॉ का न्यूमेरिकल। और इसी तरह का न्यूमेरिकल आपको एनुअल एग्जाम या आपका हाफ ईयरली एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा, आपको
ये फेस करने को मिलेगा। देखिए बेटा, एट लास्ट अगेन छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं चैप्टर में। ये है आपकी डेफिनेशंस, एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब वो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज होती हैं। जैसे फर्स्ट आप देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैं अगर नहीं भी पढ़ाऊंगा ना टॉपिक, तो मेरे बिना पढ़ाई भी आप बना सकते हो डेफिनेशन, रीड करके भी, इतना सिंपल है। अब जैसे कंबशन, कंबशन मतलब बर्निंग, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी बर्न 1 मोल केमिकल मटेरियल कंप्लीटली, देन द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंबल क्या है, डेल्टा एच सी। क्लियर। स्टैंडर्ड लगा हुआ है तो 1 बार प्रेशर और डाल देना, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो 1 बार प्रेशर को हटा देना, है ना। स्टैंडर्ड का मतलब 1 बार प्रेशर पे बर्निंग या कोई भी चीज होना। तो आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance completely burn at 1 bar pressure. ओके। कंबशन में एंथैल्पी रिलीज होती है। जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो एनर्जी रिलीज आउटसाइड, तो डेल्टा एच कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीजें ही ध्यान रखने की होती हैं कि माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी बाहर निकलती है हीट होने पर, बर्न होने पर, है ना। दूसरा क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं स्पेस में छोटा सा बना रहा हूँ। सपोज आपके पास CH4 है और आप क्या करें, सारे एटम्स को अलग अलग कर दें बॉन्ड्स को तोड़ के। तो होता क्या है, अगर हम किसी केमिकल सब्सटेंस के 1 मोल केमिकल सब्सटेंस के सारे एटम्स को अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने में क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे, तभी तो अलग अलग होंगे एटम्स, अपने आप थोड़ी हो जाएंगे। जैसे CH4 लिया तो उस कार्बन क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो सारे एटम्स को अलग अलग करोगे तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल ये है, अगर हम 1 मोल केमिकल मटेरियल को एटम्स में ब्रेक कर दें तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब एटम्स के फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक करना। अब ये चीज़ें हम पढ़ते हैं ना 11th में, ये पूरा बेस है आपका 12th का। अब 12th में जाके ये चीज़ें कोई थोड़ी पढ़ाने वाला है आपको, कोई नहीं पढ़ाएगा 12th में ये चीज़ें। मैंने देखा है कई बार 12th में आने के बाद बच्चे हाथ पैर मारते हैं। अब क्या बोलते हैं, सर मेरी 11th बहुत वीक रह गई थी, मैं बीमार पड़ गया था। लेकिन 12th में कोई नहीं सुनता इन चीज़ों को, 12th में कोई सुनेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, तो आप कुछ भी रोइए पीटिए कुछ भी करिए, सर मैं तो 11th वीक थी मेरी, मैं बीमार था, मैं ये था, मैं वो था। 12th में कोई नहीं पढ़ाता ये सारी की सारी चीज़ें। 12th का सिलेबस कराना ही बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है 12th का भी, 11th का और ज़्यादा लेंदी है आपका। तो ध्यान से सुनना ये डेफिनेशंस। तो CH4 के मैंने क्या करा, कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स को अलग अलग कर दिया। तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन क्या है, इसकी वैल्यू 1665 Kj पर मोल। आपको वैल्यू लर्न नहीं करनी है, आपको अगर याद नहीं रहे कोई सी वैल्यू लगा दीजिए प्लस में, वैल्यू रट्टा नहीं मारना है आपको। अब जैसे देखिए, अगला है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डेल्टा एच बॉन्ड। मतलब अगर हम 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करें तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एंथैल्पी रिक्वायर होगी उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके। अब जैसे देखो H2 को मैंने ब्रेक करा 2 हाइड्रोजन एटम्स में, तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करा मैंने H और H के बीच का, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, प्लस 435 Kj पर मोल। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो आप एनर्जी दोगे, और जब केमिकल रिएक्शन को एनर्जी दोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, कंबशन, एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन। ये तो चैप्टर 4 में भी पढ़ी हुई है आपने, ये टॉपिक देखो चैप्टर 4 में भी कराया मैंने आपको। अगर आपका मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हो मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स हो, तो CH4 को जब आप ब्रेक करोगे पूरे कार्बन एंड 4 H में, तो डेल्टा एच होता है 1665। क्वेश्चन आता है, अगर ये CH4 है, ये CH4, तो इसके पास क्या है, इसके पास 4 CH बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 4। क्वेश्चन आता है, क्या ईच CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है? आंसर है नो। ये सेम चीज पढ़ाई थी मैंने चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग में। फिर सुन लो एक बार आप,
जब भी बॉन्ड टूटता है तो कंटिन्यूस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे CH4 से 1H हटा तो क्या बना CH3, एंथैल्पी चाहिए 427 kJ/mol। CH3 से फिर एक H हटा, क्या बना CH2। तो बॉन्ड जब भी ब्रेक होता है केमिकल का, एक एक करके ब्रेक होता है, और जब भी वो बॉन्ड एक एक करके ब्रेक होगा तो कंटिन्यूस डिफरेंट टाइप की केमिकल स्पीशीज फॉर्म होती हैं, और डिफरेंट टाइप की केमिकल स्पीशीज फॉर्म होने की वजह से एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, एंथैल्पी की जो रिक्वायरमेंट है, वो भी अलग अलग होती है। इसीलिए जब फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो इतना एनर्जी चाहिए, सेकेंड एच हटेगा इतना चाहिए, थर्ड एच हटेगा इतना चाहिए, फोर्थ एच हटेगा इतना चाहिए। मतलब चाहे मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड एक जैसे हों, बट ईच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, बिकॉज बॉन्ड्स ऑलवेज ब्रोकन इन सिस्टमैटिक वे, 1 2 3 and 4 इन दिस वे। एक साथ बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होते हैं कि 4 बॉन्ड है तो 4 के 4 बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो जाएंगे, एक एक करके बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब बॉन्ड एक एक करके ब्रेक होता है तो कंटिन्यूस केमिकल की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता है, और इस चेंज फॉर्मूला की वजह से ही डिफरेंट टाइप की केमिकल एंथैल्पीज हमको रिक्वायर होती हैं। क्लियर? अब जैसे आपसे पूछ रहे 1CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, तो यार कितने CH बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे, 4CH बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एंथैल्पीज लगी है उस एंथैल्पी का निकाल दोगे एवरेज। तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 416 kJ/mol। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का। 2-3 लेक्चर्स और लगने हैं क्योंकि लेसन लेंदी है, सबसे बड़ा लेसन है। इसके बाद इक्विलिब्रियम है। ये 2 लेसन होने के बाद सीधा बुक 2 में ज़्यादा कुछ है नहीं। बुक 2 में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, छोटे छोटे लेसन हैं। फिर वहाँ 2 लेसन लास्ट में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सबसे ध्यान से पढ़ने हैं हमें, है ना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।